नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद में रघुनाथपुर में है और हमारे साथ जिले के लाल हरिनारायण चारी मिश्र जी हैं। आप 2003 बैच के आईपीएस हैं और सबसे बढ़ के इस समय इंदौर शहर के आप पुलिस, इंदौर पूरे परिक्षेत्र के आप पुलिस कमिश्नर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब भी आप अपने गांव आते हैं या जब भी सिवान आपके मन मस्तिष्क में आता है तो क्या विचार पहुँचते हैं या कैसा लगता है? बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अक्सर जब भी संभव होता है सिवान आता हूं, और जब आप सिवान आते हैं, अपने गांव आते हैं, अपने पुराने जगहों से मिलते हैं, पुराने लोगों से मिलते हैं, उन सारे जहां से आपने अपनी सफ़र तय की थी उन सारे पड़ावों को देखते हैं तो मन में एक निश्चित तौर पे एक प्रसन्नता होती है आप में एक, और साथ ही साथ उन युवाओं के लिए भी एक मन में एक टीस से उठती है कि वो बेहतर ढंग से करें। वो युवा जो इन जगहों पे पढ़ रहे हैं, उन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनके मन में कहीं ये बात ना हो कि हम इस छोटे से कम संसाधनों के बीच में रह रहे हैं और शायद हम बेहतर नहीं कर सकते। मैंने अभी तक अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग सोपानों को तय किया है, चाहे संस्थान के स्तर पर हो, चाहे विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का स्तर हो। इससे मेरा अनुभव के साथ मैं कह सकता हूं कि अगर हमारे युवा अपने बुलंद इरादे के साथ अगर अच्छे ढंग से तैयारी करें तो संसाधन, गांव और छोटी मोटी जो सीमाएं हैं जो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से रोकती हैं, उनसे वो आप ऊपर बढ़कर सफलता के नज़दीक पहुँचेंगे और सफलता का दामन चूमेंगे। सिवान सरस्वती पुत्रों की धरती रही है, सिवान विद्वानों की धरती रही है। कभी यहाँ अर्थ की प्रधानता नहीं मिली, सरस्वती पुत्रों को प्रधानता मिली। यही कारण है कि मौलाना मजरुल हक और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जो एक श्रृंखला लगातार चलती है वो अनवरत आगे जारी है। ये जो सिवान की विद्वता है, क्योंकि सिवान इस बार अपने प्रशासनिक गठन के 50 साल भी पूरे कर रहा है और सिवान में स्वतंत्रता को लेके भारत ये अपना 75वां जो है वर्षगांठ भी मना रहा है। इसमें बहुत ऐसे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनको लेके आप क्या कहेंगे? और ख़ासकर ये जो सिवान इस वर्ष अपना 50वां वर्ष पूरा कर रहा है। सिवान में समान रूप से एक बौद्धिक प्रखरता रही है और सिवान की पहचान भी लंबे समय से रही है। अगर 50 साल में हम जिक्र कर रहे हैं, अगर हम समझ रहे हैं कि 50 साल में सिवान ने सफ़र तय किया है, तो इस दौरान देखेंगे न सिर्फ अभी और सफलता के भी इस दौर में, बल्कि अगर हम पृष्ठभूमि में जाएं और अतीत में जाएं तो हम पाएंगे कि जो स्वतंत्रता आंदोलन था, स्वतंत्रता आंदोलन में भी सिवान की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। हमारे दादाजी भी थे, वो भी इसमें शरीक रहे। और आसपास के परिवेश को जब हम देखते हैं, आसपास के लोगों को देखते हैं, बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो कि बड़ी मजबूती से, प्रखरता से 1942 के आंदोलन से लेकर के, असहयोग से लेकर के और सविनय अवज्ञा तक आंदोलनों में कहीं ना कहीं उनकी भूमिका दिखती है। उन सब में सिवान के लोगों की, सिवान के जो सुरमा है, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए चाहे स्वतंत्रता आंदोलन की बात हो, चाहे आज़ादी के बाद विभिन्न तरह के बौद्धिक अवसर पर सिवान को रेखांकित किए जाने की बात हो, दोनों में सिवान ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम जानते हैं कि भारत के, आपने जैसा जिक्र किया, पहले राष्ट्रपति महोदय हों या मौलाना मजरूल हक हों या बहुत सारी जो सांस्कृतिक अलग अलग अतीत सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए जो स्थल हैं, सभी सिवान के अतीत को एक बड़े ही एक उज्जवल पक्ष को रेखांकित करते हैं। और हम देखें तो सिवान में अभी भी बहुत सारे लोग, चाहे पठन पाठन की बात हो, आप हिंदी मैगजीन्स और जो अखबारों को अगर रीडरशिप देखें तो शायद सबसे ज़्यादा जिन कुछ ज़िलों में हैं उनमें सिवान आपको दिखेगा। यहाँ के लोग न सिर्फ उद्यमी हैं, न सिर्फ भारत में बल्कि देश के दूसरे भागों में, खाड़ी देशों में और अलग अलग जगहों पर जा कर के इन्होंने एक अपनी मुकाम तय किया है, एक मुकाम जगह बनाई है, मजबूत जगह बनाई है। तो सिवान के लोग अपनी उद्यमिता से, अपनी परिश्रम से लगातार अपनी जगह बनाते रहें और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ के लोगों ने एक अच्छी ऊंचाई हासिल की है। तो मुख्य तौर पे स्वतंत्रता आंदोलन के पहले की बात हो, स्वतंत्रता के बाद की बात हो,
अलग अलग तरीके से अपनी क्षमता को रेखांकित करने के बाद तो सिवान ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और मुझे आकर के हमेशा यहाँ पुराने लोगों से मिल कर के, पुराने जो हमारे साथी हैं, जो मित्र हैं, पुराने जो जगह हैं, उन सभी जगहों से जुड़ करके एक काफ़ी अपनापन लगता है और प्रसन्नता होती है। आइए अब हम आपके कार्य क्षेत्र की ओर चलते हैं। जब से ये पूरा जो समाज है ये डिजिटलाइज हुआ है और आजकल जैसे बिल्कुल मोबाइल या अन्य तरह के उपकरण आ गए हैं, ऐसे में अपराध को लेके का उसका भी जो स्वरूप है वो बदला है। कितनी चुनौतीपूर्ण है आपका कार्य क्षेत्र? तकनीक ने सामाजिक स्वरूप को बदला है, सामाजिक संबंधों को बदला है, आर्थिक संरचना को बदला है। जो रिश्ते हैं, इंटरपर्सनल जो रिलेशंस हैं, उसको प्रभावित किया है। और जब इतनी सारी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं तो अपराध भी अछूता नहीं रह सकता। आपराधिक जो गतिविधियां प्रभावित हुई हैं और अपराधियों ने तकनीक का इस्तेमाल करके नए नए तरीक़ों से अपराध को करना शुरू किया है। और पुलिस के लिए आवश्यक है, आज की तिथि में बड़ी आवश्यक है कि पुलिस उसे 2 कदम आगे बढ़े, तकनीक का ज़्यादा इस्तेमाल करे, तकनीक पर कड़ी पकड़ बनाए रखे और उससे ज़्यादा बेहतर तकनीक का इस्तेमाल करे जो अपराधी इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी वो पुलिस सफल हो सकती है। और आम व्यक्ति जो कि अब हम जानते हैं कि तकनीक पर निर्भरता बहुत हद तक बढ़ी है, इसलिए पुलिस को सतर्क होना चाहिए, ज़्यादा अपडेट होना चाहिए, ज़्यादा तकनीकी रूप से अद्यतन होना चाहिए ताकि इन चुनौतियों का मुकाबला कर सके। अगर हम बात करें तो जहां हम लोग अभी वर्तमान में हैं वहाँ पर हम लोगों ने कुछ इस तरह के साइबर हेल्पलाइन शुरू किए हैं, इस तरह के फ़ोन नंबर्स को लोगों के बीच में ले गए हैं ताकि अगर किसी को ज़रूरत हो तो तत्काल उसे फ़ोन करते हैं। और बहुत सारे हम आजकल ठगी का शिकार हो जाते हैं, कई बार नासमझी में शिकार हो जाते हैं, अज्ञानता में शिकार हो जाते हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति समय रहते सूचना देता है तो उसके पैसे को वापस कराया जाता है, उस पैसे को ब्लॉक कराया जाता है, साथ ही साथ आगाह भी करती है पुलिस। अगर हम बात करें तो पिछले दिनों जो हम लोगों ने एक 2 महीने के आंकड़ों को देखें तो 1 करोड़ 11 लाख रुपये हम लोगों ने वापस कराए। ऐसे पैसे थे जो कि लोगों से ठगे जा चुके थे। अभी हम पिछले 2 महीने में अगर हम बात करें, हम दिसंबर और जनवरी के आंकड़ों की बात कर रहे हैं, 2 महीने में पुलिस ने लगभग 1000 के आसपास मोबाइल लोगों के वापस कराए, यानी जो गुम हो चुके थे उनके घरों तक पहुंचाए। तो तमाम हम तकनीक से समस्याओं का निदान पाते हैं। तकनीक से जुड़े फ्रॉड से बचने का सबसे जो पहला आधार है, पहला जो कदम है कि हम तकनीक के पक्षों से अवगत रहें, सावधान रहें। और अगर कहीं चूक हो जाती है, हम इसका शिकार हो जाते हैं, तो दूसरे कदम पर आवश्यक है कि हम तत्काल जो साइबर हेल्पलाइन है, इस तरह के जो वेबसाइट्स हैं, उस पर अपनी सूचना दर्ज कराएं, उसकी जानकारी दें, ताकि अगर हम समय पर जानकारी दे देते हैं तो उस पैसे को ब्लॉक करा के हमें वापस करा दिया जाता है। तो हम सतर्कता रखें, सावधानी रखें और उससे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं की जानकारी रखें। इसमें एक और विशेषता मैं आपसे चाहूँगा, ये जो साइबर क्राइम है और आजकल जैसे ठगी के बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, सिवान जिले में भी इस तरह के मामला है। और जो इसकी राजधानी है वो जामताड़ा में है, वो झारखंड के जामताड़ा में है। और वहाँ से ये कहा अभी कुछ दिन पहले नवादा में भी पकड़ा गया, बगीचे में 3-4 लैपटॉप लेके और मोबाइल लेके लड़कों ने, और वो बैंक एजेंट बन के उनका ऐसा किया है। तो ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे ये लोग बचें? क्योंकि आए दिन हम लोग के भी मीडिया में इस तरह की खबर आती है कि मैं बैंक नहीं गया, मैं पैसे नहीं निकाले और मेरे अकाउंट खाली हो गया। ये कैसे इसको रोका जाए और क्या किया जाए? जामताड़ा इस तरह के अपराधों का गढ़ बना धीरे धीरे, लेकिन अब अपराधों का स्वरूप बहुत सारे अलग अलग तरीके के अपराध हो रहे हैं। पहले अपराध जो OTP से जुड़े जो मामले थे उसमें वहाँ पे इस तरह की घटनाएं बहुत हुई, लेकिन हाल में अलग अलग शहरों में इस तरह की घटनाएं बड़ी, अपने नवादा का जिक्र किया, वहाँ भी है, दूसरे राज्यों में भी है, दूसरे प्रदेशों में भी है। जैसे अगर हम जिक्र करें तो OLX से जुड़े बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, जिसमें कि किसी मुख्य तौर पे जो पुलिस से जुड़े हुए व्यक्ति या किसी पारामिलिट्री फोर्स से जुड़े हुए या किसी आर्मी से जुड़े हुए व्यक्ति के गलत परिचय पत्र, पहचान पत्र बना करके उसमें चीज़ों को बहुत सस्ते दाम पर बेचने की बात की जाती है। यानी कि हो सकता है आपको आईफोन 1 लाख रुपए का उसमें 10,000 में मिलता हुआ दिखे, और लोग ऐसे में शिकार होकर के पैसे जमा कर देते हैं। और उन्हें लगता है कि चूँकि बेचने वाला आर्मी से है, मिलिट्री से है, पुलिस से है, तो शायद वो ज़्यादा प्रामाणिक हो, लेकिन ये बात गलत साबित होती है और वो ठगी का शिकार हो जाते हैं। उसी तरह कुछ मेवात क्षेत्र में, राजस्थान में बहुत सारे ऐसे गैंग्स हैं जो ठगी का काम करते हैं। कुछ आजकल वीडियो कॉल के माध्यम से भी ठगी ऐसी हो रही है कि लोगों को वीडियो कॉल करके और उस पर उनके अश्लील वीडियो बना करके उनके साथ एक्सटॉर्शन की घटनाएं हो रही हैं, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसी घटनाएं अलग अलग शहरों में रजिस्टर्ड हुई हैं और कई ऐसे गैंग्स पकड़े भी गए
गए हैं। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने भी वहाँ की एक टीम को भेजा था, जिसने नवादा में भी एक इस तरह का गैंग है जी बात कर रहे हैं। वो भी एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर पूरा का पूरा गांव के एक बड़े हिस्से बहुत सारे जो नए जो इस तरह के अपराधी पनपे हैं, उन्होंने एक बड़े क्षेत्र को अपने एक इस तरह की आधार पृष्ठभूमि के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया है। तो इसमें इसके अलावा एक और ख़ास तरीके का अपराध जो हो रहा है जिसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, कॉल स्पूफिंग बोलते हैं फिर तकनीकी भाषा में। समान तौर पे इसमें किसी के नंबर से आइडेंटिकल उसी तरीके का कॉल हम किसी और को कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऐसा संभव है और सामने वाले को भ्रम में ला करके सामान्यतः पैसे की मांग की जाती है। व्यक्ति चूँकि पहचान नहीं पाता और भ्रम में भेज देता है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति किसी न किसी तरीके से किसी संकट में पड़े होने की दुहाई देता है। तो जब तक पता चलता है तब तक उसके पैसे जा चुके होते हैं। तो तकनीक का इस्तेमाल दुरुपयोग कई जगहों पे हुआ है। तकनीक का कई इस्तेमाल करके कई तरह की ठगी की घटनाएं हुई हैं और निश्चित तौर पे इस तरह की घटनाओं से तकनीक का दुरुपयोग हुआ है काफ़ी हद तक। ऐसे में पुलिस अगर सतर्कता से काम करे, आम व्यक्ति के बीच में अगर जागरूकता हो, तो इस तरह की घटनाओं से हम मुक्ति पा सकते हैं, उस पर रोक लगा सकते हैं। अब रिगार्डिंग हम बिहार के लॉ एंड ऑर्डर से कहेंगे, अपराध इधर कुछ वर्षों में ज़्यादा बढ़े हैं। क्या ऐसा माना जाए कि जो शराबबंदी है इसको लेकर समाज में अपराध बढ़े हैं, या ये कहा जाए कि सोसाइटी जो है वो टेक्नोलॉजी की वजह से बदल रही है, या बेरोजगारी की वजह से जो कोरोना ने एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट किया है इसकी वजह से ये अपराध बढ़े हैं? रिगार्डिंग बिहार के बारे में बताएं। देखिए, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, निश्चित तौर पे उसमें बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो शराब पी करके होती हैं। शराब पीने के व्यक्ति की जब संवेदना कम हो जाती है तो वो कई इस तरह के अपराधों को जन्म देती है। कई इस तरह की घटनाएं होती हैं, कई इस तरह की घटनाएं होती हैं जो सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देती हैं। ऐसे में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगती है। अगर शराबबंदी इसका एक बड़ा प्रामाणिक ढंग से रोकने का तरीका है, लेकिन हाँ, अगर हम सही ढंग से इसे प्रभावी ढंग से लागू करते हैं तो निश्चित तौर पे अपराध कम होते हैं, यह प्रमाणित है। लेकिन साथ ही साथ तकनीक की अपने बात बोले तो तकनीक के कारण निश्चित तौर पे अपराधों का स्वरूप बदला है, अपराधों का इससे रफ्तार बदली है, अपराधों को करने का तरीका पैटर्न बदला है। और इसमें पुलिस के लिए आवश्यक है कि जो अपराधी जो तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं उससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए उस तकनीक का इस्तेमाल करें ताकि इन पर प्रभावी नकेल लगाई जा सके। ऐसे में कानून व्यवस्था ठीक किया जा सकता है। इसमें हमेशा पुलिस और अपराधी जो हैं डाल पात की स्थिति रहती है, लेकिन पुलिस वही सफल होती है जो तकनीक का इस्तेमाल करे या अपराधियों के जो तरीके हैं उनसे बेहतर चलते हुए, आगे चलते हुए, तकनीकी रूप से ज़्यादा दक्ष होते हुए उन पर प्रभावी कार्रवाई करे जिससे अपराधियों में दहशत हो। सीवान के बहुत लड़के आज भी दिल्ली में, पटना में और इलाहाबाद में यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? क्योंकि पैटर्न बदल गया है, अब जीएस की ज़्यादा महत्ता हो गई है, सब्जेक्ट कम हुआ है। ऐसे में वो क्या करें? शुरू से ही 12वीं के बाद कई लड़के चले जाते हैं, उसके बाद बीए करने के बाद चले जाते हैं, तो उन्हें कुछ ऐसा आप सुझाव दें। परीक्षा में 2014 के बाद से परिवर्तन हुआ है और उस परिवर्तन ने पूरी परीक्षा के परिणाम को प्रभावित किया है। यह परिणाम सिर्फ विषयों के पृष्ठभूमि से जुड़ा नहीं है, ये अगर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो उस पृष्ठभूमि में भी अंतर आया है। अब मुख्य तौर पे इंजीनियरिंग और उससे जुड़े हुए विषय के जो विद्यार्थी हैं उनका प्रतिशत काफ़ी बढ़ गया है। तो इसमें जो मानविकी के जो छात्र हैं, जो गाँव के छात्र हैं, जो थोड़ा सा कम संसाधनों में होंगे, तो उनको अपनी स्ट्रेटजी और तकनीक पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मुख्य तौर पर परीक्षा प्रणाली ज़्यादा से ज़्यादा विश्लेषणात्मक हो गई है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिटेल देखना, उसका विश्लेषण करना, उसका अभ्यास करने की ज़रूरत है। तो नई तकनीक के स्तर पर, नए परिवर्तन के स्तर पर विद्यार्थी को अपडेट रखना चाहिए, तभी वो सफल हो सकते हैं। और उस बदलने से, पैटर्न बदलने से हताश नहीं होना चाहिए। हमें लगातार अगर विभिन्न तरह के चुनौतियों के बीच में जब हम बदलते हैं, उसके अनुरूप ढालते हैं, सफलता की यही आधारभूत कुंजी है। हम जानते हैं कि दुनिया में डायनासोर जैसे पक्षी भी एक समय रहते थे और उन्होंने परिवर्तनों के अनुरूप नहीं बदला तो पृथ्वी से विलुप्त हो गए। इसलिए किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी छात्र को कभी भी परिवर्तनों से नहीं घबराना चाहिए, परिवर्तनों के अनुरूप अपने को ढालने की प्रवृत्ति को जिंदा रखना चाहिए। कहते हैं कि समय बदलता है, दुनिया बदलती है और इसके साथ व्यक्ति का स्वरूप भी बदलता है। अगर हम रात में अपने घर में चैन से सोते हैं तो कोई हमारे लिए जाग रहा होता है और वो हमारे तंत्र की पुलिस व्यवस्था है। पूरा
इंदौर परिक्षेत्र आज शांत है, सुंदर है, सौम्य है, तो वो सिवान की लाल हरिनारायण चारी मिश्र की वजह से है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नारद मीडिया के लिए इतना समय दिया। और अंत में आपके लिए मैं इतना ही कहूँगा, नशे मन नहीं तेरा कसरी शाही के मंजिल पे, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे, पहाड़ों की चट्टानों पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नारद मीडिया का। हम लोग जब बाहर भी रहते हैं या कुछ दूसरे जगहों पे भी रहते हैं तो आपके माध्यम से बहुत सारी इस क्षेत्र की अद्यतन खबरें मिलती रहती हैं। आप लोग लगातार सक्रियता से सारे मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं, इसलिए आपकी पूरी टीम को लगातार इस तरह की चीज़ों को कवर करने के लिए बहुत बहुत बधाई।